अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द बायोलॉजी सीरीज। हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 एंजाइम्स पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ एंजाइम इनहिबिशन। लास्ट वीडियो में हमने इनहिबिशन के बारे में बहुत डिटेल में बात की थी। आज हम पढ़ेंगे कि एंजाइम इनहिबिशन क्यों इंपॉर्टेंस होती है और हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर ये जो एंजाइम की इनहिबिशन है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। It serves as a major control mechanism of biological system, especially when inhibition occurs by small molecules. अब इनहिबिशन जो होती है वो इज अ मेजर कंट्रोल मैकेनिज्म की तरह काम करती है हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर। लाइक हमारी बॉडी के अंदर जो होती है वो इनहिबिशन इज अ कंट्रोल मैकेनिज्म की तरह भी काम करता है। जैसे होम्योस्टेसिस होता है, होम्योस्टेसिस में होता क्या है, हमारी बॉडी जो होती है वो खुद चेक एंड बैलेंस रखती है कि अंदर बॉडी के अंदर कोई चीज ज्यादा प्रोड्यूस तो नहीं हो रही या कोई चीज ऐसी प्रोड्यूस तो नहीं हो रही जिसका कोई काम नहीं है। तो कभी कभी जब चीजें ज्यादा प्रोड्यूस हो जाती है तो फिर उनको कम करवाया जा सकता है थ्रू इनहिबिशन, या कभी कभी एंजाइम जो है ज्यादा काम कर रहे हैं तो उनका काम की जो एक्टिविटी है उनको रिड्यूस करवाया जा सकता है थ्रू इनहिबिशन। तो ये जो इनहिबिशन होती है ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज स्ट्रेटेजी फॉर ड्रग डिस्कवरी। ड्रग डिस्कवरी के अंदर ये हेल्प देती है। लाइक हमने पीछे पेनिसिलिन का एग्जाम्पल पढ़ा था कि उसके अंदर होता क्या है, हमारी बॉडी जो होती है उसको हम उसके अंदर हम इनहिबिटर्स खुद इंजेक्ट करते हैं ताकि वो जो चीज जो है वो बन रही है वो ना बने। जैसे पेनिसिलिन के अंदर पेनिसिलिन क्या कर रहा था, बैक्टीरिया सेल वॉल को जो है वो बैक्टीरियल सेल वॉल का जो एंजाइम, लाइक बैक्टीरियल सेल वॉल जो एंजाइम बना रहा था उसको जाके इनहिबिट कर रहा था। तो इसके अंदर क्या किया हमने, खुद जो है इनहिबिशन करवाई और ऊपर क्या था, बॉडी खुद भी इनहिबिशन करती है। तो बॉडी खुद अगर इनहिबिशन करिए तो उसे फीडबैक इनहिबिशन ही कहते हैं। लाइक बॉडी खुद चाहती है कि भाई अब इनहिबिशन हो जाए, अब काम परफॉर्म नहीं हो, लेकिन नीचे क्या है, नीचे हम करवा रहे हैं लाइक आर्टिफिशियल तौर के तरीके पर। जैसे हम ड्रग डिस्कवरी के अंदर पढ़ते हैं कि कोई बीमारी वगैरह हो जा रही है तो फिर हम इनहिबिशन करवाते हैं। इट ऑल्सो गिव्स नॉलेज इन टू द मेटाबॉलिक पाथवे। एग्जाम्पल, आइडेंटिफाई द सबस्ट्रेट इन कंडीशन क्रिटिकल फॉर कैटालाइसिस। अब यहाँ पे क्या होता है, काफी एंजाइम्स जो है, एंजाइम इनहिबिशन से हमें ये भी पता चलता है कि जैसे मेटाबॉलिज्म जो है वो किस तरीके से हो रहा है। मेटाबॉलिज्म आपको पता है कि मेटाबॉलिज्म जो होता है उसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर चीजें बनती हैं या ब्रेक होती हैं, तो वो किस तरीके से हो रहा है। और उसके बाद एंजाइम के ऊपर सबस्ट्रेट किस तरीके से काम करता है, या फिर एंजाइम के ऊपर कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिसमें एंजाइम बेस्ट काम करता है, या फिर एंजाइम के ऊपर कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं, जैसे पीएच है, टेम्परेचर है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन है। ये पीछे हमने जो पढ़कर आए थे वही है। तो एंजाइम इनहिबिशन से हमें ये भी पता चलता है कि एंजाइम जो है वो किस तरीके से काम करता है। एंजाइम इनहिबिटर्स आर यूज्ड टू स्क्रीन वेरियस लेवल्स ऑफ डिजीजेस विच प्रोपेल द ग्रोथ ऑफ इनहिबिटर्स। अब होता क्या है, जब हमारी बॉडी के अंदर बीमारी हो जाती है ना कोई ना कोई, तो डिजीज की कंडीशन में हमारी बॉडी खुद भी इनहिबिटर्स रिलीज करती है। जब वो इनहिबिटर रिलीज करती है तो हमारी बॉडी के अंदर इनहिबिटर ज्यादा हो जाते हैं। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, हमारी बॉडी का टेस्ट लेते हैं, वो ब्लड टेस्ट भी ले सकते हैं, यूरिन टेस्ट भी ले सकते हैं। उसके अंदर पता चलता है कि अगर बॉडी के अंदर ज्यादा इनहिबिटर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो मीन्स उसके अंदर हम डिजीज की स्क्रीनिंग भी कर सकते हैं, हमें डिजीज का पता चल सकता है। सो इनहिबिशन इज वेरी सिग्निफिकेंट और ये सारे रीजन है जिसकी वजह से इनहिबिशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, सॉरी ये टॉपिक समझ आया होगा। अब हम चलेंगे फीडबैक इनहिबिशन के ऊपर। नेक्स्ट है फीडबैक इनहिबिशन। द एक्टिविटी ऑफ ऑलमोस्ट एवरी एंजाइम इन अ सेल इज रेगुलेटेड बाय फीडबैक इनहिबिशन। कह रहा है हर जो एंजाइम होता है उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है सेल थ्रू अ मैकेनिज्म दैट इज कॉल्ड फीडबैक मैकेनिज्म। इसमें होता क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल मैकेनिज्म वेयर द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज इनहिबिटेड बाय इट्स ओन प्रोडक्ट। ये बायोलॉजिकल कंट्रोल मैकेनिज्म है, लाइक ये बॉडी खुद करती है। क्यों? क्योंकि बॉडी जो है वो चाहती है कि हम जो है जो चीजें बन रही है, फॉर एग्जांपल अगर एंजाइम जो है बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स निकाल रहा है और वो प्रोडक्ट्स की नीड नहीं है तो बॉडी खुद कहती है कि भाई रुक जाओ, अब नीड नहीं है। तो इसके लिए जो बॉडी खुद एक इनहिबिशन करे दैट इज कॉल्ड फीडबैक इनहिबिशन, और बॉडी खुद चाहती है कि भाई इनहिबिशन हो जाए। सो होता क्या है यहाँ पर, वेयर द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज इनहिबिटेड बाय इट्स ओन प्रोडक्ट। और यहाँ पर इनहिबिटर कौन होता है, वो खुद ही प्रोडक्ट एक इनहिबिटर बन जाता है। कैसे बनता है इस प्रोसेस को इनहिबिशन कहते हैं, फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं। ये रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के अंदर डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर मैंने कुछ बनाया है, देखें। दो किस्म की इनहिबिशन होती है, एक होती है रिवर्सिबल इनहिबिशन, एक होती है इरिवर्सिबल इनहिबिशन। रिवर्सिबल इनहिबिशन का मतलब होता है
वो वापस रिवर्स हो सकती है। लाइक जो इनहिबिशन होती है वो टेम्पररी बेसिस पर होती है, लेकिन इरिवर्सिबल इनहिबिशन क्या होती है, वो हमेशा के लिए हो जाती है। लाइक अगर आपने कोई चीज करवा दी तो वो बस करवा दी, इनहिबिशन हो गई तो हो गई, उसको हम वापस से ओवरकम नहीं कर सकते। कैसे? जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि बाइंडिंग स्ट्रेंथ क्या होती है, रिवर्सिबल इनहिबिशन जो होती है वो वीक होती है, और इरिवर्सिबल इनहिबिशन क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, परमानेंट होती है, वो हमेशा के लिए हो जाती है। एंजाइम के ऊपर इफेक्ट क्या पड़ता है, एंजाइम जो है रिवर्सिबल इनहिबिशन के अंदर वापस एक्टिव हम कर सकते हैं, इनहिबिशन करवाकर फिर एक्टिव कर सकते हैं, जैसे इनहिबिटर हट जाएगा। जैसे इनहिबिटर आया, उसने इनहिबिशन की, उसके बाद हम इनहिबिटर को अगर हटा देंगे तो वापस से वो एंजाइम पहले जैसा बन सकता है और काम कर सकता है। लेकिन इरिवर्सिबल इनहिबिशन के अंदर अगर एक इनहिबिटर आ गया और बैठ गया, वो वापस नहीं हम हटा सकते, और वो हमेशा के लिए एंजाइम डीएक्टिव हो जाएगा या इनएक्टिव हो जाएगा। इरिवर्सिबल इनहिबिशन के अंदर जो इनहिबिटर होता है वो नॉन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, आयोनिक बॉन्ड हो गए, ऐसे बॉन्ड्स बनाता है ताकि वो वापस डिटेच हो सके। लेकिन इरिवर्सिबल इनहिबिशन के अंदर क्योंकि वो हमेशा के लिए आके बैठ जाता है और एंजाइम को इनएक्टिव कर देता है, तो वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, एंड दैट कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और ऑब्वियसली बात है आप उसको इजीली नहीं ब्रेक कर सकते। एंजाइम की एक्टिविटी रिकवरी हो जाती है रिवर्सिबल इनहिबिशन के अंदर, यस, बिकॉज आप वापस रिवर्सिबल इनहिबिशन, जब रिवर्सिबल इनहिबिशन होती है तो एंजाइम वापस सेम हालत में आ सकता है, लेकिन इरिवर्सिबल इनहिबिशन के अंदर एंजाइम वापस सेम हालत में नहीं आ सकता। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब ये दो किस्म की बाबा इनहिबिशन होती है। पहला जो होता है ना रिवर्सिबल इनहिबिशन, ये आपकी जो है वो आपकी बॉडी आपके बुक के अंदर जो है वो टाइप दिया गया है। ये जो 3 टाइप दिए गए हैं, कौन से टाइप, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ये सारे रिवर्सिबल इनहिबिशन के टाइप्स हैं। ठीक है, इरिवर्सिबल इनहिबिशन के भी टाइप्स होते हैं, लेकिन वो आपकी बुक में नहीं है तो छोड़ दें। ओके, सो यहां पर आते हैं, देखें कहां गया, इट इज कॉल्ड फीडबैक इनहिबिशन, इट इज रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ये रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ही होती है, क्योंकि पीछे एग्जांपल था, यहाँ पर देखिए नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर इन्होंने फीडबैक इनहिबिशन का एग्जांपल दिया था, जो मैंने बोला था कि मैं आगे आके समझाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए इट यूजुअली अकर्स, ओके, अब ये होता क्या है, when the product is in high quantity it binds to the where it is called feedback inhibition, it is reversible non competitive inhibition and take place during metabolic pathway। ये जो है मेटाबॉलिक पाथवे जब मना रिएक्शन हो रहा होता है ना, उसके बीच में ही होती कैसे, इट यूजुअली अकर्स व्हेन द प्रोडक्ट इज इन हाई क्वांटिटी। अच्छा, इसको समझाने से पहले ना मैं ये समझा देती हूँ, क्योंकि ये जो है ना, देखें अगर हम थोड़ा यहाँ पर देखें, ये हमारा क्या है, एंजाइम है, ठीक है, ये हमारे सबस्ट्रेट है और ये प्रोडक्ट बन रहा है। सबस्ट्रेट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, प्रोडक्ट बनता जा रहा है, प्रोडक्ट बनता जा रहा है, सबस्ट्रेट आ रहा है, एंजाइम के ऊपर बैठ रहा है और प्रोडक्ट बना रहा है। अब प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, अक्यूमुलेट होते जा रहे हैं, प्रोडक्ट ज्यादा बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, इतने बनते जा रहे हैं कि अब प्रोडक्ट की, जहां पर प्रोडक्ट यूज होना चाहिए वहां पे यूज नहीं हो रहा, खत्म हो गई नीड, लेकिन फिर भी एंजाइम प्रोडक्ट बनाता जा रहा है। अब क्या होगा, यहां से ही एक प्रोडक्ट जाके एंजाइम को बोलेगा या एंजाइम को इनहिबिट करेगा या एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा और बोलेगा कि भाई बस कर दो, अब नीड नहीं है प्रोडक्ट्स की। तो इस तरीके से एंजाइम अपनी एक्टिविटी को बंद करेगा और यहां पर होगी फीडबैक इनहिबिशन। यानी ये देखिए मेटाबॉलिक पाथवे चल ही रहा था, उसके बीच में ही इनहिबिशन इन्होंने करवा दी, क्योंकि प्रोडक्ट जो है अब उनकी नीड नहीं रही। सो अब इसको पढ़ते हैं। It usually occurs when the product is in high quantity, प्रोडक्ट बहुत क्वांटिटी में हो रहा है। It binds competitively with its enzyme active site और come in between। या तो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करेगा, जाहिर सी बात है उनकी शक्लें जो है वो सेम ही है, तो ये कॉम्पिटिटिवली बाइंड हो जाएगा एंजाइम की एक्टिव साइट पर, या फिर उनके बीच में आके उनको रोक देगा। Substrate enzyme once the product is consumed, the inhibition also reduce and form more product। अगर यहाँ पे कह रहा है, देखो ये प्रोडक्ट जो होगा ना, यहाँ पर आके कॉम्पिटिटिवली इनहिबिशन करेगा। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में समझा चुके हैं, आप वहां पे जाके पढ़ लीजिएगा। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इसके साथ आके करेगा और क्या करेगा, प्रोडक्ट में इसको बोलेगा कि भैया प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, इसको बंद कर दो। तो ये क्या करेगा, एंजाइम बंद कर देगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट यूज होता जा रहा है, प्रोडक्ट जो है फिर से इस्तेमाल हो रहा है, जहां पे उसकी नीड थी वहां पे जा रहा है, तो फिर ये इनहिबिशन वापस रिवर्स की जा सकती हो और इनहिबिशन को बंद भी करवाया जा सकता है। इसके लिए इसको हम रिवर्सिबल इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहते हैं।
ठीक है, रिवर्सिबल है, लाइक इसको वापस हमने पहले इनहिबिट करवाया फिर वापस उसको सेम ही हालत में कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल. Most enzymatic pathways are also regulated by feedback inhibition, but in these cases the end product of the pathway binds at an allosteric site on the first time on the pathway. कह रहा है बहुत एंजाइम पाथवे जो है वो रेगुलेट किए जा सकते हैं फीडबैक इनहिबिशन में, बट उन केसेस में होता क्या है, जो एंड प्रोडक्ट होती है ना वो बाइंड हो जाती है एलोस्टेरिक साइट के ऊपर, और एलोस्टेरिक साइट के ऊपर मना जो प्रोडक्ट्स होता है ना वो एलोस्टेरिक साइट पर आके बाइंड हो जाता है और फिर इस तरीके से इनहिबिशन परफॉर्म करवाता है. This binding shut down the pathway and no more product is produced. और फिर होता क्या है, वो एलोस्टेरिक साइट पर आके जैसे एंजाइम अगर एंड प्रोडक्ट बैठ जाएगा, यहाँ पे देखें, यहाँ पर देखेंगे एंड प्रोडक्ट है, ये आके एलोस्टेरिक साइट पे अगर बैठ गया तो एलोस्टेरिक साइट पे बैठने से इसकी एक्टिव साइट में कन्फर्मेशनल चेंज आ जाएगा. जैसे ही चेंज आ जाएगा तो सबस्ट्रेट नहीं बैठ सकेगा, तो ये भी एक काइंड ऑफ इनहिबिशन हो जाती है. तो काफी सारे हमारी बॉडी के मैकेनिज्म्स होते हैं जो फीडबैक इनहिबिशन का इस्तेमाल करते हैं इनहिबिट करवाने के लिए एंजाइम की एक्टिविटी. Okay, so next topic is classification of enzyme. Enzyme can be classified on different bases, either on the basis of types of reaction they perform or on the basis of substrate at which they act. Enzyme को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है. एक वो कैटेगरी एंजाइम की मना जिस जो रिएक्शंस एंजाइम करते हैं, एक तो वो कैटेगरी इट मींस कि जिस तरीके की वो रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं ना तो उस तरीके के उन पे नाम पड़ जाते हैं. तो एक ये कैटेगरी एक एंजाइम की. दूसरी एंजाइम के ऊपर क्लासिफाई की गई है कि वो किस तरीके की रिएक्शन करते हैं, तो उस पे उनके नाम पड़े हुए. तो दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम. पहला है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शन दे कंटेन, जो रिएक्शन वो करते हैं उसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं. पहला एंजाइम है ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम. ये एंजाइम्स क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करवाते हैं, या कह सकते हो रिडॉक्स रिएक्शंस जो होते हैं वो जो एंजाइम्स करवाते हैं उसे हम ऑक्सीडो रिडक्टेज कहते हैं. इसमें एग्जांपल दिया है इन्होंने फेराडॉक्सिन. फेराडॉक्सिन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह को ट्रांसफर करवाता है. आप इसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, जो चैप्टर आपका है बायो एनर्जेटिक्स वाला, उसके अंदर आप डिटेल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर इसको पढ़ेंगे. ट्रांसफरेज एंजाइम क्या होता है, ये पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर ट्रांसफर करवाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि एटीपी जो है उसमें से फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफर करवाया जाता है हेक्सोज पर, हेक्सोज में भी ग्लूकोज के ऊपर. ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर होता क्या है, एटीपी में से फॉस्फेट को निकालकर ट्रांसफर करवाया जाता है ग्लूकोज के पास, और जब ग्लूकोज बन जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है. ठीक है, तो होगा क्या, जब पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पर ट्रांसफर करवाया जाए और वो कोई एंजाइम आके करवाएगा तो उस एंजाइम्स को कहते हैं ट्रांसफरेज एंजाइम. ये भी आप ग्लाइकोलाइसिस के अंदर पढ़ेंगे कि किस तरीके से एटीपी जो है आता है और फिर वो अपना एक फॉस्फेट ग्लूकोज को दे देता है और फिर ग्लूकोज बन जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. यहाँ पर देखिए हाइड्रोलेज दीज आर द डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल टू ब्रेक द बॉन्ड बाय H2O. तो जो हाइड्रोलेज एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे एंजाइम्स जो केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं पानी का इस्तेमाल करके, तो उसे हम हाइड्रोलेज एंजाइम्स कहते हैं. या जो हाइड्रोलाइसिस करवाएं उन एंजाइम्स को हम हाइड्रोलेज एंजाइम कहते हैं. एंजाइम के अंदर तो आपको पता चल गया होगा कि ASE जहां पर भी आए मीन्स वो एंजाइम ही है. तो ऐसे एंजाइम जो हाइड्रोलाइसिस करवा दें उसे हम हाइड्रोलेज एंजाइम कहेंगे. और हाइड्रोलाइसिस क्या होता है आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि पानी जो है उसको इस्तेमाल करके बॉन्ड को ब्रेक करवाया जाता है. इन्हें हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी कहते हैं. नेक्स्ट इज लाइज. लाइज एंजाइम क्या होता है, these enzymes catalyze the breakdown of specific covalent bond and removal of group without hydrolysis. अब ये ऐसे एंजाइम्स जो बिना हाइड्रोलाइसिस के बॉन्ड ब्रेक करवाएं या रिएक्शंस परफॉर्म करवाएं तो उसे हम लाइज एंजाइम कहते हैं. ओके, उसके बाद है आइसोमरेज एंजाइम. आइसोमरेज एंजाइम्स catalase intramolecular rearrangement of atoms into the molecules to form another isomer. अब ये क्या करते हैं, ऐसे एंजाइम्स जो एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट करे लेकिन वो उसका आइसोमर ही हो. आइसोमर क्या होता है, बस मॉलिक्यूल की जो होती है ना रीअरेंजमेंट करवाकर
बिल्कुल ही सेम उसकी तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल आया, ठीक है, उसके एटम्स को रीअरेंज करवाया और फिर दूसरे मॉलिक्यूल में उसको कन्वर्ट कर दिया, लेकिन वो बिल्कुल जो है ना उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगा, लेकिन फॉर्मूला इज सेम। आइसोमर ये होता है ना कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसका स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट हो जाता है, लेकिन उसके जो एटम्स होते हैं या नंबर ऑफ एटम्स जो भी होते हैं वो सेम होते हैं। तो ये क्या करवाता है, एक मॉलिक्यूल जो फॉर एग्जाम्पल 6 कार्बन का है, उसका स्ट्रक्चर फॉर एग्जाम्पल आप समझ लें कोई सा भी है, उसको थोड़ा डिफरेंट स्ट्रक्चर करवाकर, लेकिन मॉलिक्यूल उसके अंदर 6 कार्बन ही रहेंगे, उसमें कन्वर्ट जो करवाए, दैट इज कॉल्ड आइसोमरेज एंजाइम। आप ग्लाइकोलाइसिस के अंदर आपने पढ़ा होगा क्लास 9th के अंदर, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करवाया जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। तो ग्लूकोज क्या है, फ्रक्टोज का आइसोमरेज ही है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के भाई बहन है, आइसोमरेज ही है। इन दोनों के स्ट्रक्चर चेंज है, इन दोनों के जो है नंबर ऑफ एटम सेम है, उसके अंदर भी 6 होते हैं कार्बन, उस फ्रक्टोज के अंदर भी 6 कार्बन ही होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को जो कन्वर्ट करवाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट या अपने ही आइसोमरेज में कन्वर्ट करवाता है, उसे हम आइसोमरेज एंजाइम, ऐसे एंजाइम्स को हम आइसोमरेज एंजाइम्स कहते हैं। और ये कौन सा एंजाइम करता है, एंजाइम फॉस्फोहेक्सोज, ठीक है। तो ये हो गया आपका। लास्ट है लाइगेज एंजाइम, जिसे हम सिंथेज भी कहते हैं। अब ये लाइगेज एंजाइम क्या करता है, एंजाइम कैटालाइज द कंडेंसेशन रिएक्शन लाइक डीएनए आरएनए पॉलीमरेज। ये क्या करते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शंस जो करवाते हैं, ऐसे एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं, लाइगेज एंजाइम। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है डीएनए पॉलीमरेज एंड आरएनए पॉलीमरेज, ये दोनों एंजाइम के टाइप है जो कंडेंसेशन रिएक्शन करवाते हैं। नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट के ऊपर क्लासिफिकेशन की गई है कि वो किस तरीके के सबस्ट्रेट के ऊपर आके बैठते हैं। जिस तरीके के सबस्ट्रेट के ऊपर आके वो बैठेंगे उस पे उसका नाम पड़ा हुआ है। जैसे प्रोटीएज, ये प्रोटीन पर काम करते हैं, तो ऐसे एंजाइम जो प्रोटीन सबस्ट्रेट पर काम करे, दैट इज कॉल्ड प्रोटीएज एंजाइम। ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है, लाइपेज नाम से पता चल रहा है ये लिपिड पे काम करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड लाइपेज। और क्या करेंगे भाई, हाइड्रोलाइसिस परफॉर्म करेंगे, फैट्स को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तोड़ेंगे, तो नॉर्मल है, पता है सबको। ग्लाइकोसाइडेज जो कार्बोहाइड्रेट के ऊपर काम करें, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडेज। अब कार्बोहाइड्रेट तो बहुत है, अमाइलोज है, सेलुलोज है, माल्टोज है, ये सारे कार्बोहाइड्रेट है। तो जो अमाइलोज के ऊपर काम करे वो अमाइलेज एंजाइम, जो सेलुलोज के ऊपर काम करे वो सेलुलेज एंजाइम, जो माल्टोज के ऊपर काम करे वो माल्टेज एंजाइम, जो सुक्रोज के ऊपर काम करे वो सक्रेज एंजाइम, जो लेक्टोज के ऊपर काम करे दैट इज लेक्टेज एंजाइम। तो ये तो बहुत इजी हो गया। न्यूक्लियस, अब नाम से पता चल रहा है न्यूक्लियस वो एंजाइम जो न्यूक्लिक एसिड्स पर काम करें, जैसे आरएनएज है, डीएनएज है, एटीपीएज है। तो ये सारे एंजाइम्स जो हैं उनकी क्लासिफिकेशन है कि वो किस तरीके के सबस्ट्रेट के ऊपर काम करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और हमारा चैप्टर 2 खत्म हो गया है। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि ये बच्चों तक पहुंच सके और बच्चे इसमें से फायदा उठा सके। तो आपका काम है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मेरा काम है वीडियोस डालना। तो इस तरीके से हम जो है डिफरेंट लोगों की मदद कर सकते हैं और ये भी एक काइंड ऑफ शेयरिंग ही है जिसकी वजह से हम किसी ना किसी की हेल्प कर सकते हैं। तो दैट्स अ गुड थिंग। अगर आपकी वजह से किसी की हेल्प हो रही है तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आपको ये जो है लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे, दैट इज द सेल। और आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।